नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सकें। और कभी आपको जरूरत पड़ती है ऐसे मैटर्स में तो कम से कम पहला कदम उस मैटर के बारे में कानूनी रूप से आप खुद उठा सकें। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग हैं वो सामाजिक बुराई के रूप में बहुत ज्यादा व्याप्त है। कई सैकड़ों की संख्या में हर साल इसकी पीड़ित सामने भी आते हैं और बहुत जरूरी है कि इस पर अंकुश लगे। दहेज हत्या से जुड़ी धारा 304B के तहत क्या प्रावधान, ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज। और दहेज हत्या के मामलों के अलावा भी अगर कोई और सवाल आपके सामने हो, कोई और कानूनी सलाह आप चाहते हो, कोई मैटर आपका पेंडिंग हो, किसी और कानूनी मामले में आप कोई सलाह चाहते हो, कोई विचार विमर्श चाहते हो, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर जुड़कर आप हमारे साथ अपनी समस्या साझा कीजिए। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल रहेगा, उस पैनल की सहायता से आपको बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह हम लोग जरूर मुहैया कराएंगे। और आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रियांक त्यागी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और हमारे साथ सौरभ बसु हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। प्रियांक, धारा 304B जो है जी वो कहती क्या है? आनंद जी, जो धारा 304B है ये मैं बताना चाहूंगा कि 1986 में आईपीसी में अमेंड करके इंक्लूड की गई थी जी। किसी भी महिला की शादी होने से 7 साल के भीतर जी अगर उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा उससे दहेज की मांग की जाती है और दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मानसिक या शारीरिक रूप से यातनाएं की जाती हैं जी, उसको जलाकर या अन्य किसी असामान्य परिस्थितियों में या शारीरिक यातनाएं देने पर उसकी मौत हो जाती है, तो वहां पर 304B के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी जी। और पति और जो भी उसके परिवार के रिश्तेदार हैं पति की तरफ से जो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं उनके तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी। आनंद जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है बताने के लिए कि 304B आईपीसी के तहत 3 या 4 बिंदु हैं जिन पे विशेष ध्यान रखना होगा कि शादी के 7 साल के भीतर ही ये ऑफेंस होना चाहिए। 7 साल में किसी भी टाइम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लड़की से दहेज की मांग की गई हो और दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मानसिक शारीरिक यातनाएं दी गई हो जी, या जिसके अंतर्गत उसने आत्महत्या या फांसी लगाने तक का भी कोई स्टेप लिया हो। किसी भी हालात में अगर 7 साल के अंदर उस महिला की प्राकृतिक या संदेहास्पद वक्त में अगर उनकी मौत होती है तो वो 304B किया जाएगा। लेकिन सौरभ बसु, अगर 7 साल की अवधि को बता रहे हैं यहाँ पर प्रियांक त्यागी, 7 साल के बाद अगर ऐसी घटना होती है तब क्या प्रावधान है? क्या तब 304B का इस्तेमाल नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो किस धारा के अंतर्गत फिर काम किया जाएगा? देखिए, उसके लिए तो 302 तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर 304B में नहीं आता है वो तो वो 302 एज अ मर्डर ट्रीट किया जाएगा। ये 7 साल का जो दिया गया था, इस जो प्राविधान जो बनाए गए हैं 7 साल के, ये उसलिए गया था इमीडिएटली जो शादी के बाद डाउरी प्रोहिबिशन जो होता है, डाउरी की डेथ जो होती है, वो डाउरी रोकने के लिए, दहेज प्रताड़ना रोकने के लिए ये 304B का एक प्राविधान दिया गया था ताकि 7 साल की जो शादी का समय है वो बीत जाए। तो 7 साल तक ये
एटलीस्ट अच्छी तरीके से रहे और बाद में फिर वो पूरी तरीके से वो अपना सोसाइटी में आ जाए उस चीज को। जी ठीक है। नहीं तो अगर 304B का नहीं है तो 302 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे साथ रुपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत रुपेंद्र जी आपका। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा सर कि अगर 7 साल के अंदर किसी महिला की अप्राकृतिक तरीके से मौत हो जाती है, विवाहित महिला की, तो 304B का मुकदमा दर्ज इसमें किया जाता है, 304B के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है प्रियंक त्यागी की, उसके ससुराल पक्ष के सभी संबंधित लोगों को इस बारे में तलब किया जाएगा। तो इसमें क्या सिर्फ पति को ही तलब किया जाता है या ससुराल पक्ष में जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों को तलब किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। क्या है, रुपेंद्र सिंह आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सर, वापस कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की, वापस कनेक्शन रीबिल्ड करते हैं। हमारे साथ आरती हमारे दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। आरती अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार आरती, अपनी बात आप रखिए। सर ऐसा है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने 1-2 बार आपसे भी पहले भी पूछा है जी कि सर मेरा आपसे बार बार यही प्रश्न होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर डिवोर्स का डाला हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर, हमारा मीडिएशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। वो एक ही बात कह रहा है कि मैंने इसको अपने घर नहीं रखना, और सर मेरे पेरेंट्स के पास कुछ है नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन अपने छोटे से घर में रहते हैं, तो मैं उनके पास कैसे रहूंगी? मेरा कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं डिवोर्स ना दूं, मेरा किसी तरीके मेरा जैसे उनके घर हो जाए जाने का, वो मेरे से बोले ना बोले, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। तो नहीं, जब सर कोर्ट के थ्रू जाऊंगी तो जो वो तलाक चाहते हैं आपसे, आप क्यों नहीं चाहती? आर्थिक रूप से असक्षम होने के चलते नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो आप नहीं, उनसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। नहीं सर, वो कहती है वो मैंने डिवोर्स नहीं देना, वो कह रही सर मुझे, उन्होंने सर 15 दिन के अंदर उसको इतना मतलब इतना प्रताड़ित किया है ना कि कुछ कहने की, वो उसका दूसरी शादी के नाम पे ना उसका नाम ही कांपता है, वो कहती मैंने दूसरी शादी करनी नहीं, इसको करने नहीं दूंगी। सर आप बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताओ इसका क्या कोई आगे क्या होगा इसका? ये मैं आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है आरती? सर हो तो अब 2 साल गए हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही सर घर आ गई। 3 महीने बाद आप घर आ गए थे, ठीक है। प्रियंका, आप क्या सलाह देंगे इनको इस संबंध में? आरती जी, मेरी सलाह यह है आपके लिए, सबसे पहले तो आप अपनी बिटिया से मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के कंप्लेंट फाइल करवाएं, उसमें इंटरिम एप्लीकेशन मूव करवाएं, जिससे इमीडिएटली आपको कुछ अर्निंग, कुछ मेंटेनेंस मिलने लगे। रही डोमेस्टिक की बात, तो उसके लिए आप डोमेस्टिक वायलेंस की एक पिटीशन फाइल करें, उसमें आपको रेजिडेंस का भी राइट प्रोवाइड होगा, चाहे तो वो आपके पति के घर में ही आपको एक रूम देकर रख सकते हैं, या कहीं अगर आप किराए पे में रहना चाहती हैं तो उसके लिए भी प्रोविजन है जी। तो मेरी राय है कि आप डोमेस्टिक और 125 की एप्लीकेशन मूव करें, उसके बाद जो है एक एमिकेबली सेटल करके, अगर दोनों पार्टी साथ नहीं रहना चाहती है तो म्यूचुअल डाइवोर्स करें और अपने फ्यूचर को पॉइंट आउट करें। यानी कि आपके मुताबिक पहले मेंटेनेंस के लिए क्लेम करें, बिल्कुल, उसका डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्लेम करें, डोमेस्टिक वायलेंस के क्लेम के अंदर करेंगे तो वहां पर इनको सुनिश्चित किया जाएगा, वहां पे इनको मॉनेटरी रिलीफ मिलेगा, प्रोटेक्शन राइट भी मिलेगा, और हाउस शेयर होल्ड का भी इनको राइट। ठीक है, लेकिन सौरभ बसु, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि चलिए आरती अगर अदालत की परमिशन के साथ वहां अपने ससुराल पक्ष में रहना शुरू भी कर देती हैं, तो वहां ये मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रहेंगी, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? ये इसके लिए उनको तो जागरूक रहना पड़ेगा कि कोई भी अगर प्रताड़ना हो रही है तो इमीडिएटली वो इसको कंप्लेन दर्ज कराए। और जहां तक ये डाउरी की मांग की बात है, वो 498 भी एक प्रोविजन है। 498A में 7 साल का बाउंडेशन नहीं होता है, वो हमेशा से चलेगा, और वो कंप्लेन वो इमीडिएटली फाइल करे ताकि उनकी जो भी प्रताड़ना है वो सामने आ जाए और वो किसी चीज पे झुके ना फिर उस पे। ठीक है आरती, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सलाह आपको मिली है। जो प्रियंका ने आपको रास्ता बताया, जो सौरभ ने रास्ता बताया, उसको अपना सकती हैं। अगर आप कुछ और भी जानना चाहती हैं तो आप हमारे ऑफिस सीधे भी आ सकती हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप यहां आकर हमसे मिल सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी और बेहतर सहायता हम लोग कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। मैं सीधा आपके पास आऊंगा प्रियंका, जो हम 304B की मामला की बात कर रहे हैं, जो सवाल मैं रुपेंद्र जी से था, हालांकि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, कि इस मामले में सिर्फ पति को आरोपी ठहराया जाएगा या ससुराल पक्ष के जितने लोग हैं सभी को आरोपी ठहराया जाएगा?
इसमें अनंत जी परिस्थितियों को देखकर जो है इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। अगर कहीं पर पति जो है अपने माँ बाप के साथ रह रहा है जी, और उसकी अनमैरिड सिस्टर भी है अगर, और ये संज्ञान में आया है कि माँ बाप भी हस्बैंड के साथ जो है डॉरी डिमांड कर रहे हैं जी, और उनका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर है, तो उस कंडीशन में जो है उनके रिलेटिव के अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। अब असल में अनंत जी है एक महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहता हूं कि आईपीसी के सेक्शंस में जी 99% जो है वो प्रोसिक्यूशन का ऑनस होता है कि वो अपने केस को सिद्ध करें, प्रूव करें। एक 304 बी एक ऐसा इकलौता सेक्शन है कि जिसमें सारा बर्डन जो है एक्यूज साइड को होता है कि आप अपनी कि आप ही ये सिद्ध करेंगे कि आप दोषी नहीं और आपके द्वारा ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया गया है। जी। यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस को बर्डन नहीं है कि वो अपनी स्टोरी को प्रूव करें। जी। उनका जो एलिगेशन है उसको डिनाई या उसको पीड़ित प्रूव पक्ष जो के है सपोर्ट वो में एक्यूज करेगा। 304 भी रहती और है। अनंत जी ठीक। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो और आईपीसी के सेक्शंस हैं वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, लेकिन 304 बी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो डिप्टी एसपी या एसीपी लेवल से नीचे का नहीं होगा। जी। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे वो एसीपी अपर क्लास होंगे और वो ही सारी प्रोसीडिंग को इन्वेस्टिगेट करेंगे और चार्जशीट फाइल करेंगे। ठीक है, इस वक्त दिनेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दिनेश अपनी बात अब रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मेरे भाई की औरत ने रोज धमकी डालती है कि मैं दहेज का मुकदमा कर दूंगी, तो हम क्या करें सर? तो क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई मांग रखी गई थी, परेशान किया गया था उनको? तो दिनेश का फोन हम तक कट गया, लेकिन मैं चाहूंगा रुपेंद्र सिंह अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप दिनेश की समस्या का इसमें सलाह दें, क्योंकि भाई की पत्नी जो है वो लगातार धमकी देती है कि वो अनैतिक रूप से दहेज का मामला दर्ज करा देंगी। तो ये क्या कर सकते हैं अपने बचाव में अगर झूठी कंप्लेंट दर्ज कराने की बात की जाती है? तक आवाज पहुंच नहीं रही। सौरभ बसु क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, सवाल एक बार फिर से जो दोहराइए। दिनेश हमारे क्लियर नहीं दर्शक थे, उनका जो सवाल था सौरभ, कि उनके भाई की, छोटे भाई की जो पत्नी है वो लगातार धमकी दे रही है कि उनकी मांगों को माना जाए वरना वो दहेज मांगने का केस दर्ज कराएंगी। तो ऐसे में अगर कंप्लेन झूठी अगर होती है तो जो पीड़ित पक्ष है वो अपना कैसा बचाव करे? देखिए, झूठी कंप्लेन पे ये एक बहुत बड़ा एक मेलाफाइडी है कि किसी के अगेंस्ट को धमकाने के लिए ये किया जा रहा है। तो आपको इमीडिएटली उस चीज पे एक्शन लेना पड़ेगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, और आप कभी इसी चीज से भागे ना कि आपके खिलाफ कोई दर्ज हो गया मुकदमा तो आप यहाँ से भाग गए हैं। इमीडिएटली उसको आप ऑब्जेक्ट करिए और सारी चीजें, तथ्यों को सामने रखिए, तभी जाके आप इसका बचाव पक्ष में, क्योंकि इसमें कोई ऑफेंस अगर ऐसा क्रिएट वो कर देते हैं, झूठी एफआईआर लिखाई जाती है, तो उसकी जो प्रोसिक्यूशन होगी वो आपके ऊपर तो बर्डन है ही है। लेकिन ये चीज बचने के लिए आपको ऑब्जेक्शंस देने पड़ेंगे उसको, और प्रूफ करना पड़ेगा आपने ऐसा नहीं किया है और ऐसी कोई मांग हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन और ये एक सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा ये किया जा रहा है। जी ठीक है, ये ड्रॉबैक है। लेकिन सौरभ, क्या इसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है, या पहले ही कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस अधिकारियों को दे दी जाए कि भाई फला मुकदमा हमारे लिए दर्ज हो सकता है, ऐसी धमकी हमें मिल रही है, तो क्या वो एक बचाव का तरीका हो सकता है? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल यूपी में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक अरेस्टे की एक होती है जी। आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रोवाइडेड है कि यहाँ पे अरेस्टे लिया जाता है, और बाकी स्टेटों में एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस है। हाँ, अगर ऐसी कोई अंदेशा होता है तो आप ये एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं इसको। ठीक है सर, इस वक्त शर्मिला बेगम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शर्मिला बेगम, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं ये बोल रही हूँ, हमारे घर के सामने कई सालों से वो कंडे नहीं होते, कंडे बनाते हैं, और सर वो हटाती नहीं। हमारे घर के सामने बदबू आती, कीड़े आते हैं, तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? ठीक है, हालांकि टॉपिक से हटा हुआ, लेकिन मैं चाहूंगा प्रियंक आप जवाब दें कि अगर ऐसा कुछ कब्जा किया जाता है या फिर परेशान करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति क्या कर सकता है?
गांव देहात के इलाके में बहुत गाँव-देहात ज्यादा के- देखने के लिए हाँ। मिलती है ये चीज। नहीं, इस चीज में 2 राइट आपके पास हैं। अगर एक तो आप नगर निगम या जो भी अथॉरिटी है वहाँ जीडीए टाइप है, तो वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं। और अगर ज्यादा ही परेशानी है तो आप सिविल कोर्ट में भी जो है वहाँ पे स्टे के लिए फाइल कर सकती हैं, तो वहाँ से समाधान आपको उचित मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ शर्मिला बेगम बेहतर सहायता आपको मिली है इस संबंध में। इस वक्त शिशुपाल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शिशुपाल, अपनी बात आप रखें। एक्चुअली प्रॉब्लम थी कुछ मुझे। हेलो जी शिशुपाल, अपनी बात आप रखिए। सर, ऐसी भी हमारी सिस्टर जी है, थोड़ा सा उनकी शादी हो गई थी पहले। जी तो मतलब पहले जो हमारे जीजा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे, जी तो उनका जो छोटा भाई था उनके साथ उनको देवर को बैठा दी थी हमने वो। जी तो उसने भी अब दोबारा शादी कर ली है, मतलब कोई बाहर से विदेश वो इधर साइड छत्तीसगढ़ साइड में से। सर ना तो बहन के लिए खर्च लेता, और उनके लिए क्या किया जाए उनके लिए? तो आपकी जो शादी हुई थी क्या वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी? जी सर, हिंदू है। जी ठीक है, हमारे साथ रुपेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से। रुपेंद्र सिंह, क्या आप इनको सहायता देंगे, क्या इनको करना चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है और जो वर है वो एक और शादी कर लेता है। वो तो बाइगमी में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। जी और बाइगमी का केस ही द्विविवाह कहते हैं हिंदी में जी। और उसमें एफआईआर दर्ज करा करके कार्रवाई कराए, वो जेल चला जाएगा। और जो दूसरी शादी है वो लीगली वैसे ही वाइड है। ठीक है, लेकिन इसमें जो महिला है, जो उनकी पत्नी है, उनको राहत कैसे मिलेगी? क्या मेंटेनेंस के लिए क्लेम वो कर सकती हैं जब तक केस चले तब तक? बिल्कुल, वो तो कोई भी महिला अगर वो किसी की शादीशुदा पत्नी है और उसका पति उसको भरण पोषण या उसके रखरखाव का जिम्मेदारी नहीं उठाता है, तो वो 125 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दे करके अपना मेंटेनेंस ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रियंक त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहला कदम इस केस में उन महिला का, उसके परिवार वालों का क्या होना चाहिए? मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले जो वाइफ है वो उसकी वैलिड वाइफ है और उसको सारी लीगल राइट्स हैं। अगर उसको लगता है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा है और दूसरी वाइफ को, मतलब जो दूसरा उसका पार्टनर है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी मेंटेनेंस के लिए 125 मूव करें। और इसके अगेंस्ट जो है वो एक वुमेन सेल्स बनाए गए हैं, वहां भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने बताया है लखनऊ से कि उसके अगेंस्ट वो एक एफआईआर भी बिगिने की रजिस्टर्ड करवा सकती है। ठीक है, लेकिन सौरभ बसु, एक और थोड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि शादी कानूनी रूप से तभी वैलिड होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन के बिना भी उसको मान्य माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत? नहीं, हिंदू रीति रिवाज से शादी होना जरूरी के है। तहत रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, जी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको रजिस्टर किया जाए। जी। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अब ठीक है, इसको यानी मैंडेटरी बना शिशुपाल दिया अभी जा भी रहा इस है स्थिति में है हर कि मैरिज बहन के बिहाफ से ये केस सामने ला सकें और जो दोषी है जो उनको सजा दिला सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ शिशुपाल बेहतर सहायता आपको मिली है इस वक्त। हाँ। एबी गोगिया हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सर, अपनी बात आप रखिए। गोगिया साहब, अब तक आवाज पहुंच रही हमारी, अपनी बात आप रखिए सर। सर मैं उसी की कह रहा था, मैं जैसे कि जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, जी, जैसी जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बताई थी मैंने, जैसे उनके बड़े भाई थे ना जी, हमारी बहन जी की। अब सर आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई नेटवर्क इश्यू है। आप वापस हमें कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। रुपेंद्र सिंह, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आईपीसी धारा 304B, इसके तहत अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो मुकदमा दर्ज कौन करा सकता है? महिला के पक्ष से जो लोग हैं, जो मायके वाले हैं, क्या सिर्फ वही मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, या फिर अगर किसी और के भी संज्ञान में है ये चीज, वो भी शिकायत कर सकता है पुलिस में जाकर? नहीं, पहला अधिकार तो महिला के परिवार के लोगों का है जी, कि महिला का भाई, महिला का पिता या महिला की माता वो एफआईआर दर्ज कराती है। क्योंकि अगर ये तो बहुत ही स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ऐसा क्या रीजन है कि महिला के परिवार के लोग एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं, और लेकिन अंततः अगर वो नहीं कराते हैं, किसी तरीके से बायस्ड है, तो ऐसी मतलब स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। कोई पड़ोसी है या कोई उसी मोहल्ले का है, जानकारी रखता है कि इनका दहेज को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था और इनकी हत्या इसी कारण से की गई है, तो वो मोहल्ले का और पड़ोसी भी कोई करा सकता है।
ठीक है, लेकिन प्रियंक त्यागी 304B के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शिकायतकर्ता को? ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप एफआईआर लिखवा रहे हैं 304B में तो उसके अंदर 304B के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाने चाहिए। अगर आपकी बेटी से दहेज की मांग की गई थी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो इंक्लूड की जानी चाहिए। अगर उसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस उसके साथ किया गया था, मारपीट की गई, तो उसका मेडिकल अगर आपके पास है तो वो एंडोर्स करना चाहिए। और जो विटनेस हैं जिनके सामने मांग की गई है या मारा पीटा गया है, तो उनके भी नाम उसमें एफआईआर में डिस्क्लोज किए जाने चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन मिलता है तो ये जो है बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। लेकिन सौरभ बसु, समाज में जितनी बुराई व्याप्त है इस संबंध में, उसके मुताबिक हम कई केसेस देखते हैं कि ऐसी हत्याओं को दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है। तो अगर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की जाती है ससुराल पक्ष की तरफ से, तो मायके वाले क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, दुर्घटना के लिए भी एक प्राविधान 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया था। 113A में सुसाइड को भी अबेटमेंट के तौर पे ये दिया गया कि ये डाउरी डेथ हो सकता है। तो उसको भी एविडेंस लिया जा रहा है कि सुसाइड भी अगर आप दिखा रहे हैं तो वो भी एक डाउरी डेथ के उसमें आ जाता, परव्यू में आ जाता है। तो ये सारी जो सोसाइटीज में चेंजेस की गई है, ये सिर्फ इसी के मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि आप किसी तरीके से ऐसी प्रताड़ना ना करें जिससे आपकी घर की बहुएं जो है की डेथ होती है। और 7 साल का जो समय दिया गया है इसीलिए दिया गया है ताकि आप सतर्क रहें कि ऐसी एक दी गई है, आप इससे अपनी घर की सुरक्षा करें और बहुओं को अपना प्रताड़ित ना करके इसमें कोई डाउरी डेथ इसमें ना हो। और डाउरी के अगेंस्ट ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया। डाउरी के लिए बहुत सी एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस आपको रोकना चाहूंगा, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हाथरस से कल्पना हमारी दर्शक हम तक जुड़ चुकी हैं। कल्पना, अपनी बात आप रखिए। चल रहा है ये 498 का ही, तो उसका कई साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं, तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि ये जल्दी खत्म हो। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंची कल्पना, आप दोहराइए अपनी बात आप एक बार। मेरी एक सिस्टर है, उनका केस चल रहा है दहेज का जी, कई साल हो चुके हैं, तो उसका ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि ये जल्दी खत्म हो सकता हो। ठीक है प्रियंक, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल प्रोसेस है। जो आपकी सिस्टर का केस पेंडिंग है 498 एकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप उस सबकी ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, और इलाहाबाद में आप रिट मूव कर सकते हैं अर्ली हियरिंग की। तो वहां से जो है आपको अर्ली हियरिंग और शॉर्ट डेट्स के ऑर्डर प्रोवाइड हो जाएंगे, जो लोअर कोर्ट फॉलो करेगी और इमीडिएटली उसका डिस्पोजल करेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कल्पना बेहतर सहायता मिली है। रुपेंद्र सिंह, मैं जानना चाहूंगा कि 304B जिस उद्देश्य के साथ इंसर्ट किया गया था इस धारा को, वो उद्देश्य कितना पूरा हो रहा है? इसके तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कितने वक्त में उसका निपटारा हो रहा है? नॉर्मली एक्विटल रेट क्या है? नहीं, 304B का जो प्रोविजन बनाया गया उसके तहत जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें कार्रवाई प्रभावी होती है जी। और चूंकि पारिवारिक मामला होता है और अगल बगल पड़ोसी भी जानते रहते हैं, अगर किसी के साथ पीड़न किया जा रहा है, सूचना उसकी मायके में जाती रहती है कि ये दहेज में ये मांगा जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गवाहों की कमी नहीं रहती है। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कार्रवाई की चीज है तो वो पर्याप्त होती है। उल्टा अब तो स्थिति ये है कि इसका मिसयूज बहुत हुआ है समाज में जी, और मिसयूज को रोकने के लिए अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी एक केस लॉ पारित करते हुए नियम बनाया गया कि जो परिवार पूरे फंसा दिए जाते हैं, उसको बचाए रखने के लिए उनको एक मीडिएशन के माध्यम से समझौता करने का या जांच करने का अवसर प्रदान करने का भी नियम बनाया गया है। क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं मिसयूज है जी, वो समाज में ज्यादा हुआ है, इसलिए ये कहना तो सोचना भी नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रियंक त्यागी, रुपेंद्र सिंह और सौरभ बसु, अब तीनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सार्थक जानकारी 304B के बारे में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या हम तक साझा कर सकते हैं। हमारी तरफ से बेहतर और निःशुल्क सलाह आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।